हेलो। चलो बच्चा, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए थे एक्सेप्ट द केसेस जहाँ पे हमें पॉलीमर, टेट्रामर, ट्राइमर, ये कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बाकी रह गए। तो ये कंप्लीट करते हैं फटाफट एंड देन आगे मूव करेंगे। सो लास्ट क्लास जो हमने आपको दिया था, कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया था, वो मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस आपको बता दूंगा। तो लास्ट क्लास में आपको दिया गया था N2O3 का स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए। तो इन वेरी सिमिलर वे जितना रूल हम लोगों ने सीख रखा है पिछले क्लासेस में, उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। इट इज -6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज +3। द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, so we are going to have nitrogen linkages and then we are left with 3 ऑक्सीजन। जस्ट वो 3 ऑक्सीजन को प्लेस करने का कोशिश करो सिमेट्रिकली। हालांकि यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस नहीं हो पा रहा है, फिर भी जितने आप अरेंज कर सकते हो कर लो। फिर उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करो। देखो, दोनों नाइट्रोजन के पास अभी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बिकॉज एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने से दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो चुका है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ सभी ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैं क्या काम करूंगा, पहले एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लूंगा। इससे क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये ऑक्सीजन को स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था। आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंस नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो एक्सेप्टर के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूं और डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने दिया था, दैट वाज N2O4। अगर आपको N2O4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो अगेन मूव इन वेरी सिमिलर वे। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इट इज 4, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज 4 and maximum oxidation number is 5. So again you are going to have nitrogen linkages. Now you are having 4 oxygen placed symmetrically. Try to complete the octet. ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी। N2O4 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने दिया था आपको, दैट वाज N2O5। N2O5 में अगेन आप अकॉर्डिंग टू द रूल मूव करो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इट इज +5, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज +5 और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 होता है। सो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज मिलेगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद 4 और मोर ऑक्सीजन एटम, उसे सिमेट्रिकली प्लेस करो। अगेन जैसे N2O4 का बना रहे थे, पहले आप 2 ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर लो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, सो दैट इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और बाकी दोनों ऑक्सीजन को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस वाज योर N2O5। नेक्स्ट इज H6Si2O7। H6Si2O7 ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया गया था। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 7 × 2 14, 14 - 6 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया बच्चे, 4। सिलिकॉन कौन से पीरियड में, ग्रुप नंबर 14 में है। ग्रुप नंबर 14 एंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। सिलिकॉन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है एंड सिलिकॉन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी +4 ही है। द रीजन इज कि सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 में है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आता है तो हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज मिलेगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद 6 ऑक्सीजन। अब हमारे पास 6 ऑक्सीजन है और ये ऑक्सी एसिड है, तो हम
6 OH ग्रुप अटैच करेंगे और वो भी सिमेट्रिकली अटैच करेंगे। एक सिलिकॉन पे 3 OH ग्रुप अटैच करेंगे, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H6Si2O7। द नेम ऑफ दिस एसिड इज पायरोसिलिसिक एसिड। ये सिलिसिक एसिड से बना हुआ है। जैसे आपको मैंने पायरो एसिड बनाना सिखाया था, वैसे आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाते तो भी आपको यही स्ट्रक्चर मिल जाता, ठीक है। तो ये कुछ आसान वाले स्ट्रक्चर जो मैंने दिए थे आपको पिछली क्लास में बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ आपको ट्राइमर वगैरह बनाने के लिए दिया गया था, तो उसको बनाने के लिए उससे पहले, वो सारे स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ एक चीजें मैं पहले डिस्कस कर लूं। मैं थोड़ी सी चीज आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मेटा एसिड के बारे में। मेटा एसिड, जैसे कई बार नाम ले लिया जाता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, ऐसे नाम ले लिए जाते हैं। तो मेटा एसिड कैसे जनरेट होता है और किन एसिड का हम लोग मेटा एसिड बना सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में बोला जाता है कि कोई भी ऑक्सी एसिड ले आओ जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा रिमूवेबल H+ हो, या यूं कह लो कि आप ऐसे ऑक्सी एसिड ले आओ जिसका बेसिसिटी 3 या 3 से ज्यादा है। बेसिसिटी क्या होता है, जितने H+ हम लोग ऑक्सी एसिड से रिमूव कर सकते हैं। तो मेटा एसिड is obtained from oxy acid whose basicity is greater than or equal to 3, ठीक है। जिसका बेसिसिटी 3 या 3 से ज्यादा होगा उसका मेटा एसिड हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास H3PO4 है, तो H3PO4 नेम ऑफ दिस एसिड इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। और वहां पे फास्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के केस में। अगर 3 OH ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से 3 H+ मैं रिलीज कर सकता हूं। तो इस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मेटा एसिड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मेटा एसिड ऑब्टेन कैसे करना है ये सीख लो। जो भी आपके पास ऐसा एसिड दिखाई दे जिसका बेसिसिटी 3 या 3 से ज्यादा है, उस एसिड से डायरेक्टली आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ध्यान रखना जब हम लोग पायरो एसिड लिखने का कोशिश कर रहे थे तो एसिड का डाइमर बनाते थे, देन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते थे, तो हमें पायरो एसिड मिलता था। बट अगर आपके पास ऐसा एसिड मिल जाए जिसका बेसिसिटी 3 या 3 से ज्यादा है, डायरेक्टली उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, जो भी फॉर्मूला बचता है दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटा एसिड। जैसे यहां से मैं अगर डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, HPO3। आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हटा देना है, 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन हटा देना है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज HPO3 इज द फॉर्मूला ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। द नेम ऑफ दिस एसिड इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। Similarly, if I write H3BO3, name of this acid is boric acid, and boric acid का बेसिसिटी तो 1 होता है बच्चा, लेकिन एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि H3BO3 बोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो अब 3 H+ पुल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसा ऑक्सी एसिड ले आओ जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा OH ग्रुप है। तो बोरिक एसिड में बोरॉन के साथ 3 OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका भी मेटा एसिड हम लोग लिख सकते हैं। एंड इसका अगर मैं मेटा एसिड लिखना चाहता हूं तो डायरेक्टली यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, और अगर आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हो तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज HBO2 इज द फॉर्मूला ऑफ
metaboric acid. The name of this acid is metaboric acid. It is metaboric acid. Next example is, let's say मेरे पास सिलिसिक एसिड है H4SiO4, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, और सिलिसिक एसिड इज द नेम ऑफ पेरेंट एसिड. आप अगर इस सिलिसिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सिलिकॉन के साथ 4 OH ग्रुप्स अटैच्ड है, तो जो OH ग्रुप है वो 3 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका भी मेटा एसिड एग्जिस्ट करेगा. और मेटा एसिड का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो यहां से डायरेक्टली आप H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, और अगर आप H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो तो आपके पास बचेगा H2SiO3. दिस विल बी H2SiO3. इस एसिड का नाम क्या होगा? मेटासिलिसिक एसिड. इट इज मेटासिलिसिक एसिड. ठीक है, मेटासिलिसिक एसिड. तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप मेटा एसिड किसका लिखने वाले हो, और मेटा एसिड कभी अगर नाम आ जाए तो परेशान मत होना. जैसे आपको नाम लिखा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो आप पहले फॉस्फोरिक एसिड लिखो, फिर वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, दैट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड. आपको अगर कहीं नाम लिखा हुआ है मेटाबोरिक एसिड, तो आप पहले बोरिक एसिड लिखो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, द फॉर्मूला लेफ्ट इज मेटाबोरिक एसिड. तो ऐसा करके आप किसी भी मेटा एसिड का फॉर्मूला एटलीस्ट लिख सकते हो. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस मेटा एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में. देखो, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट मेटा एसिड जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि मोनोमर of meta acid is unstable. जो मोनोमर होता है ना, दैट इज, अगर मैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं, HPO3 लिख लूं, तो ये HPO3 इज द मोनोमर, एक सिंगल मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, तो ये अपने आप में अनस्टेबल होता है. तो ये जो मेटा एसिड होते हैं ना, ये हमेशा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं. पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा यूनिट एक साथ अटैच्ड रहेंगे. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखने वाला हूं, मोनोमर ऑफ मेटा एसिड इज अनस्टेबल. इट इज फाउंड in polymeric form. ठीक है. जैसे अब हमारे सिलेबस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मेटा फॉस्फोरिक एसिड के बारे में. मेटा फॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर जानना है हमें, हेक्सामर जानना है. जैसे अगर हम लोग मेटा फॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर एंड हेक्सामर बनाने का सीख लिए, तो इन सिमिलर फैशन हमारे पास SO3 का ट्राइमर बनाने के लिए आता है एग्जामिनेशन में, और उस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें कोई पॉलीमर बनाना है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड ही ले लेते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड का ही अगर पॉलीमर बनाना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग वो सीखेंगे, फिर उसके बाद SO3 एंड बाकी सारी चीजों पे मूव करेंगे. सो लेट्स से मेरे पास एक मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो मैं अभी बोल रहा था, दैट इज HPO3 है, और अगर मैं केवल HPO3 का मोनोमर ड्रॉ करना चाहता हूं, लेट्स ड्रॉ फर्स्ट, इसका एक बार मोनोमर ड्रॉ करते हैं, फिर पॉलीमर ड्रॉ करना सीख जाएंगे हम लोग बहुत आसानी से. तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है. देखो बच्चा, हमारा रूल हाउ टू ड्रॉ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस वो अभी भी वैलिड है. बहुत बिगिनिंग में केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट वाले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था आपको कि आपको जब भी कोई ऑक्सी एसिड ड्रॉ करना होता है तो जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही OH ड्रॉ करोगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस आपको रूल बोला गया था कि जितने ऑक्सीजन होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, आप OH ग्रुप अटैच करोगे. अगर आप वो रूल के अकॉर्डिंग चलते तो आप क्या बोलते, सर मेरे पास 3 ऑक्सीजन है तो मैं 3 - 1 दैट इज 2 OH ग्रुप अटैच करूंगा. लेकिन बच्चे थोड़ा सा ना, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना पड़ता है.
2OH ग्रुप तो आप तब अटैच करोगे जब आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, आपके पास है नहीं, तो आप सिंगल OH ही ड्रॉ करने वाले हो। मैं इसलिए ये वो पीछे वाली चीजें रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि आप बाद में जाकर के कंफ्यूज मत होना कि मतलब सर वहां पे तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो 2OH होना चाहिए। भाई 2OH हो सकता था अगर आप 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे होते तो, ठीक है। हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है इसलिए हम लोग एक ही OH अटैच करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 मोर ऑक्सीजन एटम, उसको मैं सिमेट्रिकली प्लेस करूंगा। मैं यहाँ पे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं, तो पहले मैं एक फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता हूं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से क्या होगा, इस फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस फास्फोरस का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, 5 + 3 फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। और ये सभी ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। नाउ एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे। आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते थे। नाउ इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर को अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सिंस फास्फोरस इज इन 3rd पीरियड, ये फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे मैं सीधा सीधा डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लूंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब हमें यह सीखना है कि अब मैं पॉलीमर कैसे बनाऊंगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। देखो, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए डेफिनेटली हमें एक से ज्यादा H3PO4, एक से ज्यादा मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जरूरत पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूं मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। आप अगर रिकॉल करो तो फास्फोरस के साथ 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थे और एक OH था, वही स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द यूनिट। नाउ मैं नेक्स्ट एक और यूनिट बना लेता हूं, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देन OH, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक और फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उधर। नेक्स्ट एक और यूनिट बना लेता हूं, पॉलीमर बनाना है तो बहुत सारे यूनिट में बनाऊंगा ऐसे। नेक्स्ट अब इनको आपस में ज्वाइन करना है बच्चे, अब इनको आपस में ज्वाइन करना है। अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दैट विल बी पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे कैसे आप, ये फास्फोरस ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि यही सेम चीज मैं बाकी सभी जगह अप्लाई करने वाला हूं। मैं मोनोमर ड्रॉ करा, देन जहां पे ये फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड दिख रहे थे, वहां से एक पाई बॉन्ड मैंने हटा दिया, एक बॉन्ड रिमूव कर दिया। एक बॉन्ड रिमूव करने से क्या होगा, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन दोनों का ही एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। मैं वो वैलेंसी को ऐसा कुछ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिमिलरली सेकंड वाले यूनिट में भी पाई बॉन्ड हटा दो, हटाने से क्या होगा, फिर से यहाँ पे फास्फोरस एंड ऑक्सीजन का एक एक वैलेंसी फ्री हो गया। इस फास्फोरस का जो वैलेंसी फ्री हुआ था पीछे वाले ऑक्सीजन से जोड़ देना, और ये ऑक्सीजन का वैलेंसी आगे दिखा देना। फिर नेक्स्ट जो यूनिट दिख रहा था, मोनोमर यूनिट दिख रहा था, यहां से भी पाई बॉन्ड हटाना, और फिर से फास्फोरस का एक वैलेंसी फ्री होगा और इनको आपस में ज्वाइन करना। ये प्रोसेस कंटिन्यूड कर लेना, और जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यही स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज व्हाट इज पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इसके बेसिस पे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हमें ये बोल दिया जाए, एग्जाम में बोल दिया जाए, जैसे इन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएंगे बच्चे, क्या बोला जाता है क्वेश्चन में, सपोज ये बोल दिया कि हाउ मेनी लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, हाउ मेनी phosphorus oxygen phosphorus linkages are present in trimer of मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप दिमाग लगाना जरा, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, हाउ मेनी phosphorus oxygen phosphorus linkages are present in trimer of मेटाफॉस्फोरिक एसिड।
मेटा फॉस्फोरिक एसिड। लेट्स से आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, चार ऑप्शन दे देगा या फिर यही क्वेश्चन इंटीजर में पूछ लिया जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले मेटा फॉस्फोरिक एसिड का मोनोमर ड्रॉ करना, फिर आपको क्या बोला जा रहा है, आप ट्राइमर ड्रॉ करने वाले हो। ट्राइमर मतलब आपके पास फिक्स्ड है, आपको 3 ही यूनिट यूज करना है, 3 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, मैं 3 यूनिट ड्रॉ कर लेता हूं इसका। फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक OH था, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज वन यूनिट ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली मैं 2 यूनिट और ड्रॉ कर लेता हूं और फिर इसको मैं आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये हमने 3 यूनिट ड्रॉ कर लिए। अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एकदम से सिमिलर वे में जैसे हम लोग पीछे मूव कर रहे थे वैसे ही जाना है। आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड रिमूव करना है, फॉस्फोरस का एक वैलेंसी फ्री होगा, ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री होगा, यहां से भी पाई बॉन्ड हटाएंगे, फॉस्फोरस ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे और ये बॉन्ड हटा लेंगे, यहां से ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। नाउ जो पर्टिकुलर अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट बना दिया, जैसे ट्राइमर बोल दिया, टेट्रामर बोल दिया, पेंटामर बोल दिया, हेक्सामर बोल दिया, अगर पर्टिकुलर यूनिट बोल दिया ना बच्चे, तो वो हमेशा एक साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा करना है वो भी मैं बता रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं बोला तो आप फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट बोल दिया, ट्राइमर बनाओ, हेक्सामर बनाओ, तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हो। साइक्लिक कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से फास्फोरस का फर्स्ट एंड से फास्फोरस का एक वैलेंसी फ्री है एंड लास्ट एंड से ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री है। इन वैलेंसीज को आपस में ज्वाइन कर देना, ठीक है, इन वैलेंसीज को आपस में ज्वाइन कर देना। अब देखो एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिंग में कितने लोग हैं देखना, फास्फोरस, 1 फास्फोरस, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, टोटल 6 लोग हैं और ऑल्टरनेटिवली फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना होता तो मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता, अगर मैं थोड़ा सीख के बैठा हूं तो मैं डायरेक्टली फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ये पहले ड्रॉ कर लूंगा। अब देखो फास्फोरस को देखो, सभी फास्फोरस पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है, तो मैं सभी फास्फोरस पे ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लूंगा। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाऊंगा एंड एक OH बनाऊंगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाऊंगा, एक OH बनाऊंगा और यहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड एक OH अटैच कर लूंगा। दिस इज द ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितने फास्फोरस ऑक्सीजन लिंकेजेस है। फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, दिस इज 1 लिंकेज, नेक्स्ट फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस सेकंड लिंकेज, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस थर्ड लिंकेज। सो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर 3 होगा। देयर विल बी 3 फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस लिंकेजेस इन ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आई होप अब ये आपको क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। और अगर मैंने मेटा फॉस्फोरिक एसिड का बात उठा ही लिया है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है हमें, that is the hexamer of meta phosphoric acid. That is quite interesting. Hexamer of meta phosphoric acid. Meta phosphoric acid. अब देखो हेक्सामर कैसे लिखोगे, HPO3 इज द मोनोमर, इसका 6 यूनिट लिखना है। तो अगर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, 8PO3 बार में ब्रैकेट के बाहर 6 लेंगे, दैट इज द हेक्सामर। अब देखो आप क्या करोगे, 6 यूनिट लिखोगे स्ट्रेट लाइन में, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक करके उनका वैलेंसीज आपस में अटैच करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे, टर्मिनल वालों को आपस में जोड़ोगे, तो वहां से आपको हेक्सामर मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे पता है कि एंड में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो फास्फोरस होगा, देन ऑक्सीजन आएगा, देन फिर फास्फोरस आएगा। ऐसे कितने फास्फोरस लाने पड़ेंगे हमको, टोटल 6 फास्फोरस लाने पड़ेंगे। तो मैं लेके आता हूँ 6 फास्फोरस, इट इज 1 2 3 फास्फोरस, देन नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 6। दिस इज द हेक्सामर, राइट। एंड सभी फास्फोरस पे क्या होगा बच्चे, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप रहेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड OH, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड OH, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड OH,
डबल बॉन्ड एंड OH, डबल बॉन्ड एंड OH, राइट। अब अगर मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना होता, थोड़ा मजे लेने होते, तो मैं क्या बोलता, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ हेक्सामेर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मैं आपसे बेसिसिटी पूछ लेता। बेसिसिटी मतलब क्या होगा, कितने आप H+ रिमूव कर सकते हो, तो जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ रिमूव कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में प्रोसेस क्लियर है कि कैसे हम लोग ट्राइमर, टेट्रामर, हेक्सामेर एंड पॉलीमर ड्रॉ करते हैं, एंड प्रोसेस में ये चीज क्लियर है कि फास्फोरस के पास एक ही OH आना है, तो जब आप हेक्सामेर बोलोगे तो 6 फास्फोरस होंगे और 6 फास्फोरस के पास 6 OH ग्रुप होंगे, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि इसका बेसिसिटी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया था कि कितने फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस लिंकेजेस मिलेंगे, वो भी आप आंसर कर सकते हो ना। ये कंपाउंड स्पेशली मैंने क्यों लिया, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस हेक्सामेर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट बना लेता हूं विद द सोडियम, मतलब ये देखो, ये एक तो एसिड है, आप इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट करा दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, यहां से OH- आएगा, एसिड का H+ लेकर के चला जाएगा, H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं सॉल्ट लिखूंगा तो हाइड्रोजन को हटा करके मैं सोडियम लिख रहा हूं, सोडियम पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, सभी हाइड्रोजन हटा देने, हमने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराया हुआ है। अगर आप सभी हाइड्रोजन हटा करके सोडियम ले आते हो तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट मिल रहा है, इस सॉल्ट का कुछ नाम होता है, एंड ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कब पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड सोडियम पे पॉजिटिव। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं, इट इज कैल्गन, ठीक है। एंड कैल्गन इस्तेमाल कहां होता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका S ब्लॉक में भी चला गया, P ब्लॉक में भी चला गया, केमिकल बॉन्डिंग में भी चला गया, ये सेम स्ट्रक्चर कई जगह से रिलेट कर लिया, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं इसके लिए, कैल्गन इज यूज्ड to remove the hardness of water, और ये आपको याद रखना है बच्चे, कैल्गन के बारे में आप जानकारी रखना, क्योंकि कब पूछ लिया जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो कंप्लीट हुआ वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड चीजें कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट अभी जो हम लोगों को करना है, कुछ एक चीजें और बताता हूं मैं आपको। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। SO3 का ट्राइमर बनाना है, तो फॉर्मूले में कैसे लिखेगा, SO3 थ्राइस लिख देगा, ब्रैकेट बना करके बाहर में 3 लिख देगा। ट्राइमर बनाना बहुत आसान है, इन वेरी सिमिलर वे जो अभी हम लोग सीख रहे थे। हम पहले SO3 का सिंगल मोनोमर स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। SO3 का अगर मुझे केवल स्ट्रक्चर बनाना होगा, सेंट्रल एटम सल्फर, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को सिमेट्रिकली प्लेस करोगे, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट, बाकी दोनों ऑक्सीजन बच गए। अब सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर हुए, बचे 4 मींस 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो सल्फर 3rd पीरियड में है, सल्फर कैन एक्सपैंड द ऑक्टेट, तो यहां पे डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3, दिस इज द मोनोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3। आपको क्या बनाना है, ट्राइमर बनाना है, तो आप क्या करोगे, SO3 के 3 स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ कर लेना साइड बाय साइड, जैसे आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड के केस में कर रहे थे। SO3 के 3 स्ट्रक्चर फटाफट बना लेना। फिर आप क्या करोगे, फिर से जैसे पिछली बार करा था, एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 वैलेंसी फ्री हुई और इनको आपस में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने मेटाफॉस्फोरिक एसिड के केस में करा था, बिल्कुल सेम वे में।
और लास्ट में क्या करना, जो एंड के वैलेंसीज होंगे उनको आपस में ज्वाइन कर देना। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा देखना है तो मैं फिर से इसको ड्रॉ करूंगा। फिर से ड्रॉ करने के लिए आप देखो एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। आई स्टार्ट सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, और सभी सल्फर पे दो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, तो वो भी मैं ड्रॉ कर लूंगा, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी भी आपको डाइमर ट्राइमर की बात करें, आप मोनोमर यूनिट ड्रॉ करो, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ड्रॉ करते जाना अलोंग द एक्सिस और फिर पाई बॉन्ड हटा करके ज्वाइन करते जाना। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अगर आप इसको दिमाग में रख लेते हो तो जो भी डाइमर ट्राइमर वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका एंड हुआ मेटा एसिड। मेटा एसिड के बारे में जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने बता लिया। कैल्गन आपको बता चुका हूं मैं, पायरो एसिड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ना। थोड़ी सी और चीजें बची हुई है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है थायोनिक एसिड एंड थायनस एसिड, राइट। थायनिक एसिड एंड थायनस एसिड कुछ ऐसा मिलेगा। लेट्स से फर्स्ट आई एम राइटिंग इट इज थायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड, थायनिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए, कई बार कैसा नाम बोलते हैं ये लोग, डाई थायनिक एसिड, टेट्राथायनिक एसिड, ऐसा करके नाम लेंगे। डाई थायनिक एसिड, ट्राई थायनिक एसिड, टेट्राथायनिक एसिड, ऐसा करके नाम लिखेंगे। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखना। इट इज H2SnO6, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर थायनिक एसिड। ये थायनिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, जहां पे n का वैल्यू, ये जो n लिखा हुआ है, n का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 रख दिया तो ये थायनिक एसिड के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पहले तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखोगे। लेट अस से मैं ड्रॉ करना चाहता हूं डाईथायनिक एसिड, डाईथायनिक एसिड। मैं डाईथायनिक एसिड ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर मैं डाईथायनिक एसिड ड्रॉ करना चाहता हूं तो n का वैल्यू क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। अगर मुझे ट्राईथायनिक एसिड बोला जाता तो n का वैल्यू 3 रख देता। टेट्रा बोला जाता है n का वैल्यू 4 रख देता। तो अभी मैं डाईथायनिक एसिड लिख रहा हूं। डाईथायनिक एसिड का फॉर्मूला विल बी H2S2O6। दिस इज डाईथायनिक एसिड। अब 2 सल्फर है, ये वाला केस तो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके आप उसी वे में जो रूल आपको सिखाया गया था बिल्कुल उस तरीके से अगर आप मूव करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। चलो मैं उसी तरीके से ड्रॉ करता हूं। आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, 6 × 2 12, 12 - 2 is 10, 10 / 2 is 5। आप इक्वेशन बना करके सॉल्व करना, आपको कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 5 मिल जाएगा। नाउ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे? सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम है, तो हमें सल्फर सल्फर लिंकेज मिल जाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH तो मैं ड्रॉ करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा इतना करने के बाद आपके पास 4 और ऑक्सीजन बचेंगे, उसे आप सिमेट्रिकली प्लेस करोगे एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डायरेक्टली डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देता हूं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईथायनिक एसिड। लेट्स से अगर मुझे टेट्राथायनिक एसिड या ट्राईथायनिक एसिड बनाना होता तो क्या करते? ट्राईथायनिक एसिड, थायनिक एसिड, ट्राईथायनिक एसिड का फॉर्मूला लिखना होगा तो n की जगह पे मैं 3 लिख दूंगा। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा दैट इज H2S3O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ट्राईथायनिक एसिड। और अगेन आप रूल यूज करोगे तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आएगा। और यहाँ पे 3 सेंट्रल एटम है, तो मैं क्या अटैच करने जा रहा हूँ, सल्फर सल्फर सल्फर। इनको आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक कर लेना। ना 2 हाइड्रोजन है, 2 OH ग्रुप, हमेशा आप टर्मिनल वाले के साथ ऐड करोगे। कीप इन माइंड, हमेशा जो एटम बच जाएगा उसे आप हमेशा टर्मिनल वाले के साथ अटैच करोगे, बीच वाले के साथ अटैच नहीं करना।
ना इतने के बाद 4 ऑक्सीजन बचेगा, वो टर्मिनल वाले सल्फर के सराउंडिंग में आप प्लेस कर देना एंड देन फिर से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना करके आप ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको बीच वाले सल्फर के साथ अटैच नहीं करना है। आप जो भी अटैच करोगे सराउंडिंग एटम को वो टर्मिनल सल्फर के साथ अटैच करना। अगर यहीं पे मुझे टेट्राथाइनिक एसिड बनाना होता तो मैं 2 सल्फर लिख देता बीच में, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर मुझे पेंटाथाइनिक एसिड बनाना होता तो मैं सल्फर ये टर्मिनल वाले के बीच में 3 सल्फर लिख देता। दैट्स ऑल, राइट। आई होप आपको थाइनिक एसिड का जनरल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर क्लियर है। एंड सपोज इसका सॉल्ट का नाम लिखना होता तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर आपको एक एसिड दिया हुआ है और उसका सॉल्ट लिख रहा हो तो सॉल्ट के नेम के एंड में 8 आएगा, ठीक है। तो जैसे डाइथाइनिक एसिड लिख रहे थे तो इसका अगर सॉल्ट लिखता तो मैं क्या लिखता, डाइथाइनेट, राइट। अगर सोडियम अटैच्ड है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन तो मैं लिखता सोडियम डाइथाइनेट, राइट। तो आई होप नाम भी आप लिख ही लोगे इसके सॉल्ट का। एंड थाइनिक एसिड आपको क्लियर है। नेक्स्ट है थायनस एसिड, लास्ट है ये थायनस एसिड। अगर आपको थायनस एसिड के बारे में जानना है तो थायनस एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज H2SNO4, राइट। H2SNO4। अगर ये 6 होता तो थाइनिक एसिड होता, 4 है तो थायनस एसिड होगा। कंडीशन अभी भी यहाँ पे वही वैलिड है कि n का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाता किसका, डाइथाइनस एसिड का, डाइथाइनस एसिड का, तो n का वैल्यू डेफिनेटली 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2S2O4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल आप जाते हैं कैलकुलेट करके चेक कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम आएगा तो सल्फर सल्फर लिंकेज बनेगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 OH ग्रुप में अटैच कर दूंगा, इसके बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे, प्लेस करूंगा सिमेट्रिकली एंड ऑक्टेट कंप्लीट करा दूंगा, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथाइनस एसिड। सिमिलरली अगर मुझे ट्राइथाइनस एसिड बोलता तो बीच में एक सल्फर आ जाता, बीच वाले सल्फर के साथ कोई सराउंडिंग एटम अटैच नहीं होगा, ये आप जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। तो दिस वाज योर थायनिक एसिड, थायनस एसिड, मेटा एसिड, पायरो एसिड एंड बहुत सारी स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो इट इज द एंड ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एंड हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, ठीक है। VBT स्टार्ट करेंगे। VBT स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, आई होप मेरे ख्याल से इस करंट ईयर में अभी जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख करके देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सल्फर सल्फर लिंकेज। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सल्फर सल्फर लिंकेज। ऑप्शन वन इज S2O5 2 minus. Option 2 is S2O7 2 minus. Option 3 is S2O6 2 minus. Option 4 is S2O4 2 minus. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सल्फर सल्फर लिंकेज, और ये 4 ऑप्शन ऐसे करके क्वेश्चन अभी रिसेंट इसी साल एग्जाम में आया था और आगे भी आने के पूरे चांसेस है। ऐसा क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूँ। और अगर आपको रूल वाली चीजें सारी क्लियर है तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। आई होप कि आप कर भी लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे VBT में स्टार्ट कर लूंगा। चलो बाय बाय अभी के लिए।